आज का हमारा टॉपिक है होल्डर ऑफ ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हमारे 3 टाइप के होल्डर होते हैं। एक फर्स्ट इज होल्डर, सेकंड होल्डर फॉर वैल्यू एंड थर्ड होल्डर इन ड्यू कोर्स। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स होता क्या है और कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिलते हैं। वो कौन कौन से स्पेशल प्रिविलेजेस हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में डिफरेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। रिलेटेड टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारे जो 3 टाइप के होल्डर हैं। तो फर्स्ट है आपका होल्डर। होल्डर क्या है? अगर हम होल्डर के बारे में बात करें तो 2 कंडीशंस हैं जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब एक पर्सन जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर माना जाएगा। बेसिकली होल्डर वो होता है पर्सन जिसके पास कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, चाहे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, प्रॉमिसिंग नोट हो या फिर चेक हो। पर क्या सिर्फ आपके पास एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, क्या आपको ये एक होल्डर बनाता है? तो इसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन है। एक है प्रोसेशन और दूसरा इंटल टू रिसीव पेमेंट। प्रोसेशन यानी आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, लेकिन सिर्फ होने की वजह से आप एज होल्डर नहीं माने जाते। ए और दो पार्टीज हैं। सपोज ए ने बी को चेक दिया क्योंकि ए ने बी को पेमेंट करनी थी। बी के पास वो चेक है, ही इज द होल्डर, और इस सिचुएशन में ही आल्सो हैव राइट टू रिसीव पेमेंट। क्योंकि ए बी को पेमेंट करनी थी बी को, इसलिए बी को चेक भी दिया गया और उसको राइट भी है कि वो पेमेंट रिसीव कर सके, इसलिए वो होल्डर माना जाएगा। क्योंकि जो 2 बेसिक कंडीशन है होल्डर की, कि आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होना भी चाहिए प्लस आपके पास ये राइट भी होना चाहिए कि आप पेमेंट रिसीव करो। सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होने से आप होल्डर नहीं माने जाते। आपके पास राइट भी होना चाहिए कि आपके नाम पर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो और आपको ये राइट दिया गया हो कि आप एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बिहाफ पर पैसे ले सको। अब जैसे चेक है उसमें आपका नाम होना चाहिए। अगर हम प्रॉमिसिंग नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो उसमें भी आपके नाम पर एक प्रॉपर रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, जिसमें हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं कि बी को 5000 रुपीज़ जो है वो 3 मंथ के बाद मैं पे करूँगा। तो दिस इज़ टू होल्डर। अगर कोई चेक जो है वो गुम हो जाता है, उस सिचुएशन में अगर किसी पर्सन को मिलता है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि ए को बी को पेमेंट करनी थी। सपोज बी की जगह ए का चेक गुम हो गया और सी को मिल गया, तो क्योंकि सी के पास वो अभी चेक है तो वो होल्डर, क्या वो होल्डर होगा? उसके प्रोसेशन में तो चेक है, लेकिन क्या उसको राइट होगा कि वो चेक बैंक में डिपॉजिट कराकर उसकी पेमेंट ले सके? नहीं। वो प्रोसेशन तो होगा, लेकिन वो क्योंकि उसके नाम पर नहीं है तो वो पेमेंट रिसीव नहीं कर सकता, और उस सिचुएशन में वो होल्डर नहीं माना जाएगा। क्योंकि एक कंडीशन तो पूरी हो रही है पर दूसरी कंडीशन यहाँ पर पूरी नहीं हो रही। एक और एग्जांपल लेते हैं। ए और बी 2 पार्टीज हैं। ए को एक चेक रिसीव हुआ और ए ने संभाल के रखने के लिए वो चेक जो है वो बी को दे दिया। बी ने वो चेक अपने पास रख लिया। उस सिचुएशन में भी बी के पास चेक तो है, प्रोसेशन बी के पास है, लेकिन क्या वो उस चेक की पेमेंट रिसीव कर सकता है? वो पेमेंट रिसीव नहीं कर सकता, क्योंकि ए ने बी को कुछ समय के लिए वो चेक अपने पास संभाल के रखने के लिए दिया है। उसे ट्रांसफ़र नहीं किया, उसकी डिलीवरी नहीं की, उसे इंडोर्स नहीं किया। तो उस सिचुएशन में जब ए को ज़रूरत पड़ेगी वो चेक उसे वापस ले लेगा और बैंक में जाके कैश करवा लेगा। तो ये चीज़ है। 2 कंडीशन है। एक तो आपके पास चेक होना चाहिए या कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रॉमिसिंग नोट, और साथ में आपके पास राइट भी होना चाहिए टू रिसीव पेमेंट। एक कंडीशन से आपको होल्डर नहीं बनते। सेकंड है आपका होल्डर फॉर वैल्यू। होल्डर फॉर वैल्यू का जो केस है उसके अंदर है कि विदाउट कंसिडरेशन अगर आप किसी को कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देते हो तो उस केस में जिस पर्सन को आप दे रहे हो वो होल्डर माना जाएगा और उसको पेमेंट रिसीव करने का भी राइट है, और वो किसी भी प्रीवियस पार्टी से पेमेंट रिसीव कर सकता है। होल्डर वाले में ये कंडीशन थी, आपने देखा
कि भाई होल्डर यानी आपके पास होने से आपको राइट रिसीव नहीं होता पेमेंट देने का, लेकिन होल्डर फॉर वैल्यू का मतलब है कि आपको जो है चेक या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रखा है और उस केस में आपके पास राइट भी है कि आप पेमेंट ले सकते हो, लेकिन इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होती। कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, कि आपने किसी के लिए पहले कुछ किया होगा, आपने किसी को पहले कुछ दिया होगा, उसके बदले में वो आपको पेमेंट करना उसको करनी पड़ेगी। अगर आपने क्रेडिट सेल किया है और उसके बिहाफ पे पार्टी आपको पेमेंट कर रही है, होल्डर फॉर वैल्यू में कंसिडरेशन नहीं होती। तो इसका बेसिकल सिंपल एग्जांपल है चैरिटी, कि अगर मैंने किसी टेम्पल में एक चेक दिया, किसी ट्रस्ट को चेक दिया, तो वो आप होल्डर होगा क्योंकि उसके पास वो चेक है, और अपनी मर्जी से मैंने वो चेक दिया है, तो वो ट्रस्ट या वो टेम्पल की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास ये राइट है कि वो उस चेक की पेमेंट जो है वो ले सकते हैं। पर इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ रिटर्न में नहीं मिला है, मैंने अपनी मर्जी से जो है ये चैरिटी में पेमेंट देनी चाहिए, और इसके लिए मैंने पेमेंट के लिए चेक जो मैंने वो दिया है। तो होल्डर फॉर वैल्यू मीन्स व्हेन यू आर गिविंग any kind of negotiable instrument without any consideration to any person, and that person has right to receive payment against that negotiable instrument. थर्ड जो है आपका वो है होल्डर इन ड्यू कोर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट है हु इज़ होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि इसके अंदर आपके 4 कंडीशंस होती हैं। हर पर्सन जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होता। कोई भी पर्सन जो ये 4 कंडीशंस हैं जो आपकी होल्डर इन ड्यू कोर्स की वो पूरी कर लेता है, तो वो आपका होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा। अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो वो सिर्फ एक नॉर्मल होल्डर होगा, नॉट होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो 4 कंडीशंस कौन सी है देखते हैं। सबसे पहले होल्डर यानी एक पर्सन जिसके पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यहाँ पर भी ये केस कंडीशन अप्लीकेबल होती है कि आपके पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। सेकंड, कंसिडरेशन। ये जो कंडीशन हमारी सेकंड वाले होल्डर फॉर वैल्यू में नहीं थी, यहाँ पर है कि समथिंग इन रिटर्न आपने किया हो और उसके बदले में आपको पेमेंट रिसीव करनी हो या उसके बदले में आपको पेमेंट दी जाएगी। चैरिटी, गिफ्ट, उनमें कंसिडरेशन आपकी नहीं होती। तीसरा, गेट बिफोर मैच्योरिटी डेट। इसका मतलब है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको दिया गया है, आपको ट्रांसफ़र किया गया है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपका मैच्योरिटी डेट से पहले आपको मिलना चाहिए। हालांकि बाद में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पैसा आपको उसके बाद भी मिल जाएगा, लेकिन एक डाउट क्रिएट होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है मैच्योरिटी डेट का। अगर हम चेक की बात करें तो 3 मंथ का, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट क्यों नहीं करवाया, क्यों आपने मैच्योरिटी डेट के बाद चेक जो आप डिपॉजिट करा रहे हो। तो एक कंडीशन ये भी आपकी कि मैच्योरिटी डेट से पहले आपको वो चेक जो है या जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो आपको मिल जाए। लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो एक नॉर्मल होल्डर को होल्डर इन ड्यू कोर्स बनाता है और कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस देता है, जैसे गुड टाइटल। गुड टाइटल का मतलब होता है नॉट अवेयर ऑफ एनी काइंड ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी, फ्रॉड, क्राइम। मीन्स ये सारी चीज़ें आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी कि अगर कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास चला जाता है, एक ऐसा पर्सन जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसके पास अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आएगा, तो उस इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टाइटल जो है वो गुड हो जाएगा, मीन्स फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसे अवेयर ना हो किसी फ्रॉड का, यानी अगर चेक उसको मिला है और चेक चोरी का है, चेक गलत तरीके से लिया गया है, तो अगर उसको इस बारे में नहीं पता तो जो उस चेक का टाइटल था वो अपने आप जो है वो गुड हो जाएगा, फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट। और ये चार आपकी कंडीशंस थी, होल्डर, कंसिडरेशन, मैच्योरिटी डेट से पहले मिलना और गुड टाइटल यानी गुड फेथ में मिलना। होल्डर को नहीं पता हो कि ये फ्रॉड था और फ्रॉड की वजह से ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपके पास आया है। उस केस में जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है उसके पास राइट होता है कि प्रीवियस ऑल पार्टी से वो पैसा रिसीव कर सकती है।
और इसमें एक लॉ ये बात भी कहता है, इफ एनी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर फ्रॉम होल्डर इन ड्यू कोर्स टू एनी पार्टी देन दैट इंस्ट्रूमेंट विल बी फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट। कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास जब कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया, उसने वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आगे ट्रांसफ़र कर दिया, तो जिस भी पर्सन को वो ट्रांसफ़र करेगा वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पिछले सारे डिफेक्ट से क्लियर हो जाएगा और उस पर्सन के पास ये राइट होगा कि वो उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव कर सकता है। अब इन चारों चीज़ों को जो हमने 4 कंडीशंस बताई और होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है उसे हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इस स्मॉल एग्जाम्पल। हमारे पास 4 पार्टीज़ हैं, ए, बी, सी और डी। ए ने एक चेक ड्रॉ किया, एक चेक बनाया, इज़ द ड्रॉयर ऑफ द चेक, और वो चेक जो है वो इसने या फिर बी ने क्या किया, वो फ्रॉड करके वो चेक ले लिया। ए को किसी पर्सन को पेमेंट करनी थी और उसने चेक बनाया था, लेकिन बी ने फ्रॉड करके वो चेक जो है खुद रिसीव कर लिया। अब बी को भी किसी को पेमेंट करनी थी, बी को पेमेंट करनी थी सी को, तो बी ने क्या किया, सी को वो चेक इंडोर्स कर दिया। इंडोर्स मैंने आपको बताया था कि किसी को ट्रांसफ़र करना, किसी ऐसे पर्सन को, अगर आपको भी किसी को पेमेंट करनी है, तो बी ने क्या किया, सी को इंडोर्स कर दिया। तो इस केस में सी बन गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स यानी 4 कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन थी आपकी होल्डर, होल्डर यानी सी आपका होल्डर है क्योंकि उसके पास इंस्ट्रूमेंट है, उसके पास चेक है। सेकंड, कंसिडरेशन, ये बात भी सही है, बी को सी को पेमेंट करनी थी इसलिए बी ने वो चेक सी को ट्रांसफ़र किया। गेट बिफोर मैच्योरिटी, बी ने जो है सी को जो है वो मैच्योरिटी से पहले सपोज चेक दे दिया है। और लास्ट है आपका नॉट अवेयर ऑफ फ्रॉड, गुड टाइटल, बिल्कुल। अब सी को थोड़ी पता है कि बी ने जो है वो फ्रॉड कर ए का चेक लिया है और वो सी को ट्रांसफ़र कर दिया है। सी इज़ नॉट अवेयर ऑफ दिस फ्रॉड। तो क्योंकि चारों कंडीशन जो है वो फुलफिल होती है, तो उस केस में सी जो है वो आपका होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया, पहली चीज़। दूसरी मैंने बताया था, रिसीव मनी फ्रॉम एनी प्रीवियस पार्टी। सी के पास राइट है, वो उस चेक की जो पेमेंट है वो बी से भी ले सकता है और अगर बी रिफ्यूज़ कर दे तो वो ए से भी ले सकता है। अब सपोज करते हैं कि सी को भी आगे पेमेंट करनी थी डी को, सी ने क्या किया, उस चेक को आगे इंडोर्स कर दिया डी को। उस केस में चारों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, डी होल्डर भी है, डी ने गुड टाइटल में भी लिया है, डी मैच्योरिटी पहले डेट से पहले मिल रहा है और कंसिडरेशन भी है, तो इस केस में डी भी आपका माना जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। और जो ये लॉ वाली बात मैंने आपको बताई थी कि अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स से कोई इंस्ट्रूमेंट आगे ट्रांसफ़र होता है, यानी सी ने एक पहला होल्डर इन ड्यू कोर्स था, उसने चेक डी को ट्रांसफ़र किया, तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो अपने आप जो है सारे डिफेक्ट से क्लियर हो जाएगा। डिफेक्ट क्या था, वो फ्रॉड वाला चेक था, लेकिन जैसे ही वो होल्डर इन ड्यू कोर्स सी से ट्रांसफ़र हुआ, इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट। और सेम डी के पास भी राइट है कि ए, बी और सी तीनों में से किसी से पर्सन से भी वो ले सकता है। और एक चीज़ और, डी जो है अगर सपोज उसको पता हो कि भाई बी ने ऐसे फ्रॉड किया था, उस सिचुएशन के अंदर भी डी के पास ये राइट होगा कि वो किसी भी पार्टी से पैसा ले सकती है। क्यों? क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स सी से ट्रांसफ़र होके वो चेक जो आपका गुड टाइटल में कन्वर्ट हो गया है, प्रोवाइडेड डी खुद उस फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं हो। पता होना है उस सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर वो खुद इन्वॉल्व है उस फ्रॉड में, उस केस में टाइटल जो है गुड नहीं होगा और उसको पेमेंट रिसीव नहीं होगी। तो ये था आपका 3 टाइप ऑफ होल्डर। फर्स्ट नॉर्मल होल्डर, जिसमें 2 कंडीशंस थी कि आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होना भी चाहिए और साथ में आप राइट भी होना चाहिए टू रिसीव पेमेंट। सेकंड था होल्डर फॉर वैल्यू, जिसमें आपको एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिलता है, आपके पास राइट होता है कि आप वैल्यू रिसीव करो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, बट देयर इज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व बिटवीन पार्टीज। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसमें एक पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स तब बनता है जब 4 कंडीशंस पूरी होती हैं, और इन 4 कंडीशन के बाद होल्डर इन ड्यू कोर्स को कुछ स्पेशल एडवांटेजेस
प्रिविलेजेस जो हैं वो दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि क्या क्या स्पेशल पहली स्पेशल प्रिविलेज जो होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिलती है वो है लायबिलिटी ऑफ प्रीवियस पार्टीज, यानी जो ऑल प्रीवियस पार्टीज हैं। इस एग्जाम्पल में देखो ए बी सी तीनों जो हैं वो प्रीवियस पार्टी हैं। इन केस अगर डी आपका होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो वो उनकी लायबिलिटी तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक डी को उसकी पेमेंट रिसीव नहीं हो जाती। ऑल जो प्रीवियस पार्टीज हैं उनसे डी पेमेंट रिसीव कर सकता है। सेकंड है आपका कंडीशनल डिलीवरी। इसमें भी सेम चीज़ है कि जितनी भी प्रीवियस पार्टीज हैं अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज ये कहकर नहीं हो सकती कि जो डिलीवरी थी वो स्पेशल पर्पस के लिए थी और कंडीशनल थी। पेमेंट के लिए तीनों पार्टीज ए बी और सी तीनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। जैसे ही इंस्ट्रूमेंट जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स से आगे ट्रांसफ़र होगा तो जो भी डिफेक्ट थे, चाहे वो झूठ बोल के लिया गया हो, फ्रॉड किया हो, क्राइम किया हो, या कोई फाइंडर हो किसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, सभी तरीके के डिफेक्ट से वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो फ्री हो जाएगा, वो गुड टाइटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिस पर्सन को बाद में लास्ट में मिलेगा वो पर्सन को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गुड फेथ में और गुड टाइटल में रिसीव होगा। एवरी होल्डर इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, बिल्कुल सही है। हर होल्डर जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, लेकिन कुछ केस में अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो उस केस में होल्डर को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। हालांकि होल्डर जो है वो अपने आप होल्डर इन ड्यू कोर्स की पहली कंडीशन है। नेक्स्ट है आपका इनक्वेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। इनक्वेट स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? एक ऐसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो साइन होते हैं, जिन्हें प्रॉपर स्टैम्प्ड होती है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है कि आपने किसको वो देना है वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर नहीं लिखी होती और आप किसी दूसरे पर्सन को वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र कर रहे कि अगर हम एक स्टैम्प किया हुआ, साइन किया हुआ, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है फिल नहीं होती, नाम जो है फिल नहीं होता, या फिर ब्लैंक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम किसी पर्सन को देते हैं, वो होते हैं ऐसे हमारे इनक्वेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। इसमें एग्जांपल बताती हूँ। एक दो पार्टीज़ हैं ए और बी। ए ने साइन कर एक स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट बी को दिया और उसे इंस्ट्रक्शन दी कि भाई इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर 500 रुपीज़ तक आप फिल कर सकते हो। बी ने क्या किया, 1000 रुपीज़ फिल कर दिए और जो स्टैम्प लगी हुई थी वो भी 1000 की ही थी। मतलब आप एक स्टैम्प की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा की अमाउंट फिल नहीं कर सकते, उसके कम अमाउंट फिल कर सकते हो। तो उसने 1000 फिल की और स्टैम्प भी 1000 की थी। बट बी के पास ये राइट नहीं है कि वो ए से अमाउंट डिमांड कर सके, क्योंकि उसको पहले से ही इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि सिर्फ 500 रुपये तक ही आप पेमेंट ले सकते हो, 500 रुपये तक फिल कर सकते हो। अब बी ने क्या किया, सी को वो ट्रांसफ़र कर दिया और सी आपका होल्डर इन ड्यू कोर्स है। उस सिचुएशन में सी को जो है गुड टाइटल मिलेगा और वो पूरे 1000 रुपीज़ जो है क्लेम कर सकता है, या तो बी से या फिर ए से, क्योंकि ये कंडीशन वाली जो कंडीशन है कि भाई 500 फिल करना है वो उसको नहीं पता, और उसने जो होल्डर इन ड्यू कोर्स की चारों कंडीशन है उसको पूरा किया है, तो उसको टोटल 1000 रुपीज़ वो क्लेम कर सकता है। ये स्पेशल बेनिफिट जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिला हुआ है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन बाय अनलॉफुल कंसिडरेशन। बिल्कुल अनलॉफुल कंसिडरेशन हो या फिर अनलॉफुल मीन्स हो या कोई क्राइम हो, फ्रॉड हो या फाइंडर हो किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, जिस भी तरीके से अगर इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स तक पहुंचता है, इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट, और उसके पास राइट होता है कि वो पेमेंट रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट है एस्टोपल अगेंस्ट डेनिंग ओरिजिनल वैलिडिटी। इसका मतलब है कि कोई भी कोर्ट या कोई भी सिचुएशन में आप ये नहीं कह सकते कि ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो ओरिजिनल नहीं है, आप इस बात को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ स्पेशल बेनिफिट्स थे जो होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिलते हैं अगर वो चारों कंडीशन जो है इसकी पूरी करते हैं। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स के बीच में। डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। डिफरेंस देखते हैं बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। फर्स्ट है
एवरी होल्डर इन ड्यू कोर्स इज द होल्डर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर भी होता है। ये आपकी पहली कंडीशन थी होल्डर इन ड्यू कोर्स में। लेकिन सारे होल्डर इन ड्यू कोर्स में ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक होल्डर को होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए 4 कंडीशन चाहिए, 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स माना नहीं जाएगा। सेकंड है आपका वही डेट ऑफ मैच्योरिटी, कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए ज़रूरी है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैच्योरिटी डेट से पहले ट्रांसफ़र किया गया हो, एक्वायर किया गया हो। होल्डर मैच्योरिटी डेट के बाद भी अगर आपको कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिलता है तो उस केस में होल्डर तो आप तभी भी माने जाते हो, बट यू आर नॉट होल्डर इन ड्यू कोर्स। थर्ड है आपका कंसिडरेशन। होल्डर इन ड्यू कोर्स में ये कंडीशन है कि एक वैलिड कंसिडरेशन होनी चाहिए, बट नॉर्मल होल्डर में कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है। आपको एज ए डोनेशन, चैरिटी भी कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिल सकता है। नेक्स्ट है गुड टाइटल, यानी बेसिकली ये सारी वही कंडीशन आ रही हैं। गुड टाइटल का मतलब है कि होल्डर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जिसके पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको सेम टाइटल मिलेगा जो कि आपका ट्रांसफरर का है, जिसने आपको वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र किया है, और आपके और उसके सेम राइट्स होंगे। लेकिन अगर हम होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात करें, उसके और ट्रांसफ़र के राइट अलग अलग हैं, सेम नहीं हैं। और होल्डर इन ड्यू कोर्स को बेटर टाइटल मिलता है, एक ऐसा टाइटल मिलता है जो बाकी साथ प्रीवियस डिफेक्ट से फ्री है। और होल्डर इन ड्यू कोर्स पिछली पार्टीज को फोर्स भी कर सकता है पेमेंट करने के लिए। तो ये बेसिकली क्या है, डिफेक्ट जो है वो सारे फ्री होते हैं, जो कि होल्डर के केस में नहीं होता। और लास्ट में हमारा है होल्डर इन ड्यू कोर्स को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं इस एक्ट के अंदर, जो कि होल्डर को नहीं मिलते। तो ये था आपका होल्डर जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होते हैं 3 टाइप्स के। होल्डर इन ड्यू कोर्स को क्या क्या एडवांटेजेस मिलती हैं, और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या डिफरेंस।